हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग महालवारी सिस्टम को डिटेल में कवर करेंगे। महालवारी सिस्टम एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिसे इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतनी सारी टेरिटरीज आई कहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। 1801 में अवध के नवाब ने इलाहाबाद और उसके आसपास के एरियाज़ को अंग्रेज़ों को दे दिया था। इन एरियाज़ को सीडेड डिस्ट्रिक्ट कहा गया। इसके बाद 1805 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा और जमुना के बीच की बहुत सारी टेरिटरीज़ को एक्वायर कर लिया था। इन एरियाज़ को कहा गया कॉन्कर्ड प्रोविंसेस। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो 1817 से 1818 तक चला, इसके परिणाम स्वरूप भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत सारी टेरिटरीज़ को एक्वायर किया था। तो इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत सारी टेरिटरीज़ आ चुकी थी। और अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने सवाल ये था कि इस टेरिटरी से रेवेन्यू कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। क्या यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट लगाया जाए या फिर रैयतवारी सेटलमेंट ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के होल्ट मैकेंजी, जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टेरिटोरियल सेक्रेटरी भी थे, उन्होंने कहा कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ना तो परमानेंट सेटलमेंट चलेगा और ना ही रैयतवारी, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो विलेजेस हैं वहाँ पर विलेज कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो इस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बाकी ऑफिसर्स थे, उन्होंने होल्ट मैकेंजी से पूछा कि भाई ये विलेज कम्युनिटीज़ होती क्या हैं। तो होल्ट मैकेंजी ने बताया कि देखो भाई, विलेज कम्युनिटीज़ में क्या होता है कि जो विलेज की लैंड है उस पर किसी एक किसान का हक नहीं है। यहाँ पर लैंड जो है वो डिवाइडेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये किसान की लैंड यहाँ से यहाँ तक है और उसके आगे दूसरे किसान की लैंड है। यहाँ पर जो भी लैंड है वो सबकी है और सब मिलकर खेती करते हैं, और जो प्रोड्यूस होता है उसमें भी सबका शेयर होता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में वो एग्रीमेंट किसके साथ करेंगे, किसके साथ होगा सेटलमेंट। तो होल्ट मैकेंजी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, एक आदमी है जिसके साथ ये सेटलमेंट किया जा सकता है, और वो है विलेज हेडमैन यानी लंबरदार। तो ये डिसाइड किया गया कि नए सिस्टम में विलेज से टैक्स कलेक्ट करने का काम लंबरदार का होगा, और क्योंकि सेटलमेंट लंबरदार से किया जाएगा तो लंबरदार की जिम्मेदारी होगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देने की। अब क्योंकि विलेज को महल कहा जाता है, इसीलिए इस सिस्टम को महलवारी सिस्टम कहा गया, और इसे इंट्रोड्यूस करने का श्रेय होल्ट मैकेंजी को दिया जाता है। और ये जो सिस्टम है इसे रेगुलेशन ऑफ 1822 द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था 1822 में। महलवारी सिस्टम को सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में लागू किया गया, जो कि आज का यूपी और रफली उत्तराखंड वाला पार्ट है। और इसके बाद इसे सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स में और पंजाब में भी इम्प्लीमेंट किया गया। इस सिस्टम में क्या होता था कि विलेज के अंदर जितने भी प्लॉट्स हैं सभी का लैंड असेसमेंट किया जाता था, और सभी के आउटपुट को ऐड करके कितना प्रोड्यूस होगा उसके बेस पर एक विलेज यानी महल से कितना रेवेन्यू जनरेट होगा ये कैलकुलेट होता था। यहाँ पर अगर विलेजेस छोटे हैं तो कई बार 2-3 विलेजेस को ऐड करके एक महल बना दिया जाता था, और इस महल से जो रेवेन्यू जनरेट होता था उसे पीरियोडिकली रिवाइज भी किया जाता था बेस्ड ऑन लैंड असेसमेंट। बट ये सिस्टम भी बहुत जल्दी फेल होते हुए नज़र आया, और इसका मेन रीज़न ये था कि यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो 80 to 95% तक चार्ज किया जाता था। हालांकि बाद में विलियम बेंटिंक जब आए तो उनके टेन्योर में इस सिस्टम को रिवाइज किया गया, और रेगुलेशन ऑफ 1833 में रेवेन्यू परसेंटेज को डिक्रीज करके 66% कर दिया गया, और रेवेन्यू डिमांड को 30 सालों के लिए फिक्स भी किया गया। तो ये थी डिटेल्स महलवारी सिस्टम की। इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।